हेलो फ्रेंड, मैं अंकित शर्मा। वर्टेक्स स्टडी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग दृष्टि समान विज्ञान का नए संस्करण है, चतुर्थ संस्करण, जिसे हम पढ़ेंगे। तो आइए आज हम लोग सबसे पहले भारतीय इतिहास से शुरू करेंगे। तो देखते हैं भारतीय इतिहास में जो दृष्टि पब्लिकेशन है, इसमें कितने विस्तार में वर्णन किया गया है। आइए भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत अनेक और विविध प्रकार के हैं। हम उन्हें दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, एक साहित्य और दूसरा पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोत में हम लोग देखेंगे ब्राह्मण इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे वेद के बारे में। वेद भारत के प्राचीनतम ग्रंथ है, जिनका संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। ऋग्वेद को देखेंगे, यह प्राचीनतम वेद माना जाता है। इसमें कुल 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। इस वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 10वें मंडल में चातुर्य वर्ण मतलब 4 वर्णों की व्यवस्था का उल्लेख है। यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। यजुर्वेद में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें यज्ञों के नियमों या विधानों का संकलन मिलने के कारण इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। यानी कि इसमें यज्ञों के नियम विधान के संकलन मिले हैं, जिस कारण इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। अगला है यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है, कृष्ण यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। यानी कि शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 भाग हैं यजुर्वेद के। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद्य तथा पद्य दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेय संहिता कहा जाता है। यानी शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेय संहिता कहा जाता है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को अथर्वयु कहा जाता है। अगला हम लोग जो वेद पढ़ेंगे वो है सामवेद। सामवेद में साम का अर्थ गान होता है। सामवेद के मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद से ही भारतीय संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। यानी कि सामवेद से भारतीय संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। इस ग्रंथ में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें मूल रूप से 99 ऋचाएँ ही सामवेद की हैं, शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गात कहलाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सामवेद के मंत्रों को गाने वाले को क्या कहते हैं, उसे उद्गात कहते हैं। अगला हम लोग जो वेद पढ़ेंगे वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद 3 वेदों के बाद अंत में इसकी रचना अथर्व तथा अंगिरस ऋषि द्वारा की गई है, इसलिए इसे अथर्वागिरस वेद भी कहा जाता है। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि अनेक विषयों का वर्णन है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित ब्रह्मा कहलाता है। इन 4 वेदों को संहिता कहते हैं, जिसका हमने नाम लिया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ देख लेते हैं, जैसे कि वेद संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित उपनिषद। ऋग्वेद के संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं ऐतरेय कौशितकी, ये 2 संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऋग्वेद के। संबंधित इसके उपनिषद हैं ऐतरेय कौशितकी। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं शतपथ और तैत्तिरीय, और इसके उपनिषद हैं कठोपनिषद, ईशोपनिषद, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर, रोपनिषद, मैत्रायणी आदि। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं पंचविश और खड़विश, और इसके संबंधित उपनिषद हैं छांदोग्य, जैमिनी। अथर्ववेद के संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अथर्ववेद के संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है, गोपथ। और संबंधित उपनिषद हैं मुंडोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, प्रश्नोपनिषद। आइए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेदांग। वेदांग को भलीभांति समझने के लिए 6 वेदों की रचना की गई। शिक्षा, उच्चारण विधि, ज्योतिष, भाग्यफल, कल्प, कर्मकांड, व्याकरण, शब्द व्युत्पत्ति, निरुक्त, भाषा विज्ञान, छंद, चतुष्पदी श्लोक। अब पढ़ेंगे हम लोग महाकाव्य। वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में महाकाव्यों का समय आता है। इसमें रामायण, महाभारत प्रमुखतः शामिल हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि, महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। पुराण
पुराण के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो पुराणों की संख्या 18 है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कुल पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों के आदि संकलनकर्ता लोमहर्ष, पुराणों के आदि संकलनकर्ता है लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक ग्रंथ है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है जो कि मत्स्य पुराण है। पुराणों की महत्ता वंशावलियों के कारण है। मत्स्य पुराण सातवाहन वंश से, विष्णु पुराण मौर्य वंश से, वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। आगे देखेंगे बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है जो हम आगे देखने वाले हैं। आइए, त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक संघ संबंधी नियम, आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह है जिसे विनय पिटक कहते हैं। शुद्ध पिटक धार्मिक सिद्धांत, धर्म उपदेश का संग्रह है। वहीं अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। यानी कि विनय पिटक संघ संबंधी नियम और आचार संबंधी नियम शिक्षाओं का संग्रह है। शुद्ध पिटक धार्मिक सिद्धांत एवं धर्म के उपदेश का संग्रह है। अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। बौद्ध ग्रंथी पाली भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध ग्रंथ किस में लिखे गए हैं? पाली भाषा में। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं का वर्णन है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं का वर्णन है। दीपवंश तथा महावंश नामक पाली ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। दीपवंश और महावंश 2 पाली ग्रंथ हैं जिससे मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। महायान संप्रदाय के ग्रंथ ललित विस्तार, दिव्यावदान आदि हैं। यानी कि महायान संप्रदाय के ये ग्रंथ हैं जिनका नाम है ललित विस्तार और दिव्यावदान। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण आदि प्रमुख है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास तथा तीर्थकरों की जीवनी कल्प सूत्र में है जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। यानी कि जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है और तीर्थकों की जीवनी है उसमें वो जो लिखा हुआ है वो कल्प सूत्र में लिखा हुआ है जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। अब आगे हम लोग थोड़ा एक संदर्भ में पढ़ेंगे कि प्रमुख साहित्य और रचनाएं उसके। तो यहाँ पर हम जो कि देख लेते हैं कि जो रचना है, रचनाकार है और उससे विशेष तथ्य कौन से हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं रचना। अष्टाध्यायी के रचनाकार है पाणिनि। इसमें व्याकरण ग्रंथ है पाणिनि। दूसरा है मुद्रा राक्षस के रचनाकार हैं विशाखदत्त। इसमें मौर्य काल के बारे में पर्याप्त जानकारी दी गई है। महाभाष्य के रचनाकार हैं पतंजलि। ये एक अष्टाध्यायी पर टीका लिखा गया है। तो महाभाष्य जो रचना है उसके रचनाकार है पतंजलि। इसमें पुष्य मित्र शुंग के विषय में जानकारी मिलती है। कथा सरित सागर सोमदेव द्वारा रचित है ये, जिसमें मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र इसके रचनाकार हैं। इसमें भी मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र इसके रचनाकार हैं कौटिल्य और ये जो अर्थशास्त्र है ये राजनीतिक विषय से संबंधित है। इसके विशेष तथ्य हैं मौर्य काल के बारे में जानकारी इस अर्थशास्त्र से मिलती हुई है। ठीक है, अगला है नीतिसार के जो रचनाकार हैं वो कामंदक हैं। नीतिसार के जो रचनाकार हैं वो कामंदक हैं। इसमें गुप्तकालीन राजतंत्र पर केंद्रित है, जिसके बारे में मतलब कि गुप्तकालीन जो राजतंत्र है उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। मालविकाग्निमित्रम इसके रचनाकार हैं कालिदास। ये शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। मृच्छकटिकम के लेखक हैं शूद्रक और इसमें गुप्तकालीन समाज का वर्णन किया गया है। हर्षचरित्र के रचनाकार हैं बाणभट्ट और हर्ष की उपलब्धि को वर्णन किया गया है। रामचरित का रचनाकार है संध्याकर नंदी। बंगाल के पाल शासक रामपाल की जीवन कथा है इसमें। पृथ्वीराज रासो जिसके रचनाकार हैं चंद्रबरदाई। इसमें पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। राजतरंगरी के जो रचनाकार हैं कल्हण। इसमें कश्मीर के राजवंशों की क्रमबद्ध जानकारी दी गई है। अब कुछ हम साहित्य और उसके साहित्यकार के बारे में जानेंगे, जैसे कि हितोपदेश के
जो लिखे हुए हैं वो है नारायण पंडित। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। किरातार्जुनीयम के लेखक हैं भारवी। शिशुपाल वध को लिखा है माघ ने। स्वप्न वासव दत्ता इसे भी भास ने लिखा है। कर्पूर मंजरी काव्यमीमांसा भुवन कोश के रचनाकार हैं राजशेखर। कामसूत्र के लेखक हैं वात्स्यायन। ब्रह्म सिद्धांत के रचनाकार हैं ब्रह्मगुप्त। उत्तर रामचरित्र भवभूति द्वारा लिखित है। अमरकोश जिसे अमर सिंह ने लिखा है। मेघदूत ऋतु संहार रघुवंश अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक हैं कालिदास। बृहत संहिता पंच सिद्धांतिका बराहमिहिर द्वारा लिखी गई है। सूर्य सिद्धांत एवं आर्यभट्टियम आर्यभट्ट द्वारा लिखा गया है। अब हम लोग यूनान एवं रोम के लेखकों के बारे में पढ़ेंगे। हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने 5वीं सदी ईस्वी पूर्व हिस्टोरिका की रचना की थी। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे निर्याकस, आनेसिक्टियस और अरिस्टोबुलस। सिकंदर के पश्चात के लेखकों में 3 राजदूत मेगास्थनीज, डायमेकस तथा डायोनिसिस के नाम उल्लेखित है। प्लिनी इसने पहली सदी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी जिसमें भारत के पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती है। टालमी की पुस्तक जियोग्राफी और किसी अज्ञात लेखक की पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी महत्वपूर्ण है। इनसे भारत के भूगोल और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। चीनी यात्रियों का विवरण। चीनी यात्रियों में फाहियान, यह 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये भारत आया। इसने भारतीय समाज, यहाँ की संस्कृति एवं आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला। वेनसांग यह जो है वेनसांग 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इसकी रचना सीयू की है। इत्सिंग यह 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि फाहियान किसके समय में भारत आया था, तो आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। दूसरा है वेनसांग जो कि हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे और इनकी जो रचना का नाम है वो सीयू की है। और तीसरा है इत्सिंग, ये भी चीनी यात्री थे जो कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय अपने समय में इनके समय में था और इन्होंने उस समय के भारत का वर्णन किया हुआ है। अब हम अरब के यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें से पहला है अलबरूनी। अबू रेहान के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी के साथ यह 11वीं सदी में आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति का नाम है तहकीके हिंद या किताबुल हिंद। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सर्वप्रथम एडवर्ड सचाऊ ने तहकीके हिंद का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। इब्न बतूता यह मोरक्को का रहने वाला था। इसके द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत रहला अरबी भाषा में है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में जानकारी देता है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया। बाद में उसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा। पुरातात्विक स्रोत के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो अभिलेख, सबसे प्राचीन अभिलेख में मध्य एशिया के बोगज कोई से प्राप्त अभिलेख है। इस पर वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नसत्य के नाम मिलते हैं। इनसे ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलती है। भारत में प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं जो लगभग 300 ईस्वी पूर्व हैं। आइए देखते हैं कुछ अभिलेख हैं, शासक हैं और किस विषय से संबंधित उनके अभिलेख हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अभिलेख का नाम है हाथी गुम्बा अभिलेख। हाथी गुम्बा अभिलेख खारवेल इसके शासक हैं। खारवेल के समय में ये अभिलेख लगाए गए। कालिंग के चेदी शासक खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण है। जूनागढ़ अभिलेख जिसके शासक थे रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख को गिरनार अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। जूनागढ़ अभिलेख के रुद्रदामन नामक शासक द्वारा इसे लिखवाया गया था। इसमें रुद्रदामन की विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतियों का विवरण प्राप्त होता है। नासिक अभिलेख शासक गौतमी बल्लभ श्री। गौतमी बलश्री विषय सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण है। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त, इनकी विजय एवं नीतियों का पूरा विवरण। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के समय में हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण है। भीतरी स्तंभलेख ये स्कंदगुप्त द्वारा, इसके जीवन के अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण है जिसमें हूण आक्रमण भी शामिल है। मंदसौर अभिलेख शासक मालवा नरेश यशोधर्मन, इसमें सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किया गया। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफ कहते हैं।
देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एपिग्राफ कहते हैं। अब सिक्कों के बारे में पढ़ा। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के इसे बोलते हैं। 5वीं सदी के हैं ये जो भी सिक्के हैं इनको हम लोग आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के बोलते हैं। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इसे आहत मुद्रा कहते हैं। पंचमार्क या आहत सिक्के पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि के चिन्ह बने होते थे। भारत के पश्चिमोत्तर भाग में लेख युक्त सिक्के सर्वप्रथम यवन शासकों ने जारी किए थे। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। लेखन प्रणाली के आधार पर इतिहास को प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल तथा ऐतिहासिक काल में बांटकर अध्ययन किया जाता है। जिस काल का संपूर्ण अध्ययन पुरातात्विक स्रोत पर निर्भर है, अर्थात जिस काल में लिपि का विकास नहीं हुआ था, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद्य इतिहास में से तात्पर्य उस कालखंड से है जिसमें लिपि तो थी किंतु अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी थी, जैसे हड़प्पा काल। जिस काल में लिपि का विकास हो गया था और लेखन प्रणाली परिपक्व हो चुकी थी, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल मानव सभ्यता के आरंभिक इतिहास को पूरा काल, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नवपाषाण काल के अंतर्गत विभाजित किया जाता है। पूरा पाषाण काल आरंभ से 10,000 ईस्वी पूर्व, जिसमें आग का आविष्कार, होमोसोपियंस ज्ञानी मानव का उदय, इस काल की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। पूरा पाषाणकालीन स्थल भीमबेटका, रायसेन, मध्य प्रदेश से अनेक चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत पल्लावरम में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की। मध्य पाषाण काल 9000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व। मध्य पाषाण काल में पत्थरों के बहुत छोटे औजार माइक्रोलिथ उपयोग में लाए जाने लगे। अस्थियों एवं सींगों से निर्मित उपकरण भी इस काल से प्राप्त होते हैं। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ तथा राजस्थान के बागोर नामक मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। नवपाषाण काल, इस काल में कृषि कार्य प्रारंभ हुआ। फसलों में सर्वप्रथम गेहूं और जौ उपजाए गए। कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य मेहरगढ़, बलूचिस्तान से प्राप्त होता है। इलाहाबाद के कोल्डिहवा से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। इस युग के लोग पालिशदार पत्थर के उपकरणों और हथियारों का प्रयोग करते थे। इस काल में लोग अस्थायी रूप से बसने लगे थे, जिसका प्रमाण कश्मीर के बुरज़होम से मिलने गर्तावास से मिलता है। बुरज़होम में मालिक के शव के साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। पटना के निकट चिरांद नामक नवपाषाणकालीन स्थल से हड्डी के उपकरण पाए गए हैं। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल की तिथि 2500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व निर्धारित की गई है। नवीनतम खोज के आधार पर लहुरादेव, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल है। ताम्रपाषाणिक संस्कृति, नवपाषाण युग का अंत होते होते धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया था। सर्वप्रथम धातु के रूप में तांबे का प्रयोग हुआ। जिन संस्कृतियों का उद्भव पत्थर और तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग करने के कारण हुआ, उन्हें ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहते हैं। ताम्रपाषाण संस्कृति में आहार संस्कृति, राजस्थान के प्रतिनिधि स्थल आहार का प्राचीनतम नाम ताम्बवती है। मालवा संस्कृति से संबंधित नवदा टोली से कृषि फसलों के साक्ष्य मिले हैं। इनाम गांव तथा दैमाबाद जोरवे संस्कृति से संबंधित प्रमुख स्थल है। दैमाबाद से भारी मात्रा में कांसे की वस्तुएं मिली हैं। चित्रित मृदभांड का उपयोग भी सर्वप्रथम ताम्रपाषाण काल में ही शुरू हुआ था। महापाषाणकालिक संस्कृतियाँ, नवपाषाण की समाप्ति के पश्चात दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति का उदय हुआ। इनमें लोग मृतकों के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के विभिन्न पुरास्थलों से इस प्रकार की समाधि मिली है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। रेडियोकार्बन C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के आधार पर सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व मानी गई है। यह नगरीकृत तथा कांस्ययुगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांड, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी, दक्षिण में दैमाबाद, महाराष्ट्र, प्रवरा नदी, पूर्व में आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडन नदी तथा पश्चिम में सुतकेगडोर, बलूचिस्तान, दस्क नदी तक था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। नगर निर्माण योजना, सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषता इनकी नगर निर्माण योजना।
सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषता इनकी नगर निर्माण योजना नगर ग्रिड पद्धति पर बसे थे तथा सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। धौलावीरा एक ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था: दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी दीवार से घिरा हुआ है। कालीबंगा से अलंकृत ईंट तथा लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिले हैं। चन्हुदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं, परंतु यहाँ किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले हैं। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं जिसका उपयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। स्नानागार का जलाशय 11.88 मीटर 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है अन्न कोठार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है अन्न कोठार। सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। जो सिंधु सभ्यता है उसके नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। आर्थिक क्रियाकलाप सिंधु सभ्यता में कृषि संगठित रूप से की जाती थी तथा अधिशेष उत्पाद होता था। यहाँ गेहूँ, जौ, कपास इत्यादि की खेती होती थी। कालीबंगा से जुते हुए खेत तथा हल की प्रकृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को है। लोथल एवं रंगपुर से धान की भूसी का साक्ष्य मिला हुआ है। यद्यपि हड़प्पा संस्कृति कांस्ययुगीन संस्कृति थी तथापि अधिकांश औजार पत्थर से भी बनते थे। हड़प्पाई लोग गाय, भैंस, बकरी, भेड़, बैल इत्यादि पशु पालते थे। कुबड़ वाला पशु यानी कुबड़ वाला जो सांड विशेष महत्व रखता था। सिंधु सभ्यता अश्व केंद्रित नहीं थी। हालांकि सुरकोटदा से घोड़े का अवशेष प्राप्त हुआ है। लोथल से एक गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। चन्हुदड़ो और लोथल में मनका बनाने का कारखाना था। सिंधु सभ्यता में लेन देन के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। हड़प्पावासी माप तौल के लिए 16 या उसके आवर्तकों का व्यवहार